माय डियर स्टूडेंट, आपका पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज जिस हम क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकंड अर्थात कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन और राजनीति। देखिए जो है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट पर डिस्कशन किया। उसके बाद जो है यूनिट थर्ड के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको बन जाता है कि फ्रांस की संसद का गठन एवं कार्यप्रणाली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार के 3 अंगों के बारे में हमने डिस्कशन किया, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में सारे टॉपिक हो गए। उसके बाद जो है जो सरकार के महत्वपूर्ण जो अंग के रूप में हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो हर जैसे हमने ब्रिटेन की व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बाद अमेरिकी व्यवस्थापिका अर्थात वहां की कांग्रेस के बारे में, गठन और कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कशन किया। अब जो है सबसे कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भी फ्रांस की संसद का गठन और कार्यप्रणाली किस प्रकार होता है। ये जो है आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत या तो जो है अमेरिकी कांग्रेस का गठन के बारे में आता है, या ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में, या जो है ज्यादातर जो है इन्हीं में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मैंने जो है फ्रांस की संसद के गठन और कार्यप्रणाली के बारे में यूनिट थर्ड को जो है इंपॉर्टेंट मान के उनके बारे में जो है मैंने बताने की कोशिश की, जिसमें जो है ये कहा जाता है कि फ्रांस की संसद जो है एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है। किसके रूप में? द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में। वैसे संसदीय पद्धति जो है वो ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन अब हम जिस व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ की जो संसद है जिसको हम राष्ट्रीय सभा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, यानी व्यवस्थापिका जो है एक सदनीय नहीं है, वहां की द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है। और फ्रांस की जो संसद है या उनकी विधानमंडल है उनके अंदर बहुत सारा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कई बार एक सदनीय व्यवस्थापिका का गठन हुआ तो कई बार जो है उसको वापस पुनः दोबारा जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में गठन किया गया, क्योंकि फ्रांस के संविधान में जो है बहुत सारे गणतंत्र का जो है उदय हुआ। यानी प्रथम गणतंत्र के रूप में है, द्वितीय गणतंत्र के रूप में है, तृतीय, चतुर्थ, और अभी जो नया संविधान बना है, जो अभी हम फ्रांस के संविधान में जो है जिसको हम परिभाषित करते हैं वह पंचम गणतंत्र के अकॉर्डिंग है। अर्थात 1958 के अंतर्गत डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस का संविधान का जो निर्माण हुआ, उसके अंतर्गत जो है वर्तमान जो है व्यवस्थापिका को जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में अध्ययन करते हैं। और उसी आधार पर मैंने मुख्य जो महत्वपूर्ण जो बातें फोकस की गई, इसमें ये बताया गया कि फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था है। यानी वहां पर जो है ऐसा नहीं कि भाई जो है वैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग सरकारों के रूप में बात करते हैं, केंद्रीय सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, स्थानीय सरकार के रूप में, लेकिन वहां पर जो जिस सरकार की बात आती है यानी पंचम गणतंत्र के अकॉर्डिंग, तो वह है राष्ट्रीय सरकार के रूप में। ठीक है ना, एक ही प्रकार की जो सरकार जो है पूरे स्टेट में काम करती है, वहां कोई दूसरी सरकार का गठन नहीं होता है। और दूसरा जो मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट निकाला है कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र में 2 सदनीय यानी द्विसदनीय संसद एवं दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है। क्योंकि देखिए मैंने जब कार्यपालिका की बात बताई तो वहां पर जो है वहां प्रधानमंत्री भी की सरकार भी है और राष्ट्रपति की भी सरकार है, अर्थात संसदीय पद्धति भी है और अध्यक्षीय पद्धति है, दोनों का मिश्रण है। यानी एक अर्धसंघीय कार्यपालिका के रूप में जो मॉडल जहां ये व्यवस्था काम कर रही है वो फ्रांस के अंतर्गत। यानी हम तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत 5 देशों का अध्ययन कर रहे हैं, तो फ्रांस की जो व्यवस्था है, फ्रांस का जो स्ट्रक्चर है, फ्रांस की जो कार्य करने की जो तरीका है, चाहे कार्यपालिका के रूप में हो, व्यवस्थापिका के रूप में है, न्यायपालिका, यानी कहीं ना कहीं उनका एक क्या है, एक मिश्रित है। यानी अर्धसंघीय के रूप में एकात्मक संघात्मक का भी मिश्रण है, संसदीय और अध्यक्षीय दोनों का मिश्रण है। यानी दोनों सरकारें काम करती है, प्रधानमंत्री की भी सरकार काम करती है और राष्ट्रपति की सरकार भी काम करती है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसी आधार पर जो है मोटे तौर पे पॉइंट नोटेट किया है कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र में 2 सदनीय संसद एवं दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है। उसके बाद ये बताया गया है कि फ्रांस में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति मिलकर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। दोनों जो है
कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के रूप में जो है कार्यों को जो उनको डिवाइडेशन किया गया है, दोनों मिलकर काम करते हैं। दूसरी जो है मैंने 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में एक शतनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। यानी फ्रांस में दो रिवोल्यूशन हुआ, एक 1789 की, दूसरे 1848 में। यानी जैसे ही क्रांति के बाद गणतंत्र यानी राजतंत्र के बाद, निरंकुश राजतंत्र के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि वहां पर जो बहुत सारे जो शासक जो थे लुई के रूप में बहुत सारे राजवंशों की स्थापना हुई, चाहे लुई हो या बुर्बा वंश हो या नेपोलियन वंश हो। इन्होंने जो है कहीं ना कहीं नेपोलियन एंड फ्रांस के अंतर्गत अलग अलग जो है अपने जो अकॉर्डिंग जो इन्होंने व्यवस्था का गठन किया है, चाहे व्यवस्थापिका के रूप में हो या कार्यपालिका के रूप में हो। तो इन्होंने जो है जैसे क्रांति हुई उसके बाद जो समानता या स्वतंत्रता न्याय की स्थापना हो गई, गणतंत्र की स्थापना हो गई, तो पहली बार जो है जनता ने उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के डी गॉल के नेतृत्व में एक सदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया। यानी सिर्फ जो है एक प्रतिनिधि सभा के रूप में ही उसको जो है मान्यता दी गई। उसके बाद जो है 1875 में पुनः जो है इसी संसद को या इसी विधानमंडल को जो है 20 सदनीय व्यवस्थापिका के रूप में दोबारा गठन किया गया। और फिर उसके बाद 1958 में जैसे पंचम गणतंत्र का स्थापना हो गई तो उसको फिर से जो है उसको मान्यता दी गई 20 सदनीय विधानमंडल के रूप में। तो वह विधानमंडल है जिसको हम कहते हैं प्रथम सदन या उसको निम्न सदन, जिसका नाम है राष्ट्रीय सभा अर्थात नेशनल असेंबली। उसके बाद जो है दूसरा सदन है जिसको हम द्वितीय सदन या उच्च सदन, जिसका नाम है गणतंत्र परिषद, जिसको वर्तमान में उसको सीनेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो पार्लियामेंट के मेंबर है जिसको हम जैसे ब्रिटेन में उसको लॉर्ड एंड लेडी कहा जाता था, उसी प्रकार अमेरिका में जो उनको जो है सांसद या जो है कांग्रेस के मेंबर कहा जाता था, लेकिन फ्रांस के अंतर्गत उन्हीं मेंबरों को डेप्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मोटे तौर पर बहुत सारी बातें थी। अब जो है संसद की बात आती है, यानी वहां पर 20 सदनीय व्यवस्थापिका है। फ्रांस की संसद को राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाता है और ये संसद जो है उसके दो गठन है, एक राष्ट्रीय सभा, दूसरा गणतंत्रीय परिषद, जिसको राष्ट्रीय सभा को हम प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। यानी जहां जनता का प्रतिनिधित्व होता है वही सदन हमेशा लोकप्रिय सदन होता है, वही सदन हमेशा शक्तिशाली सदन होता है और सारे कामकाज जो है वहीं पे होता है। यानी ये सदन जो है प्रथम सदन होने के बावजूद निम्न सदन अर्थात लोकप्रिय सदन है, शक्तिशाली सदन है, अर्थात जिसको हम लोअर हाउस भी कहा जाता है। और जहां एक लोकप्रिय सदन की बात आती है तो राष्ट्रीय सभा ही संसद है, संसद ही राष्ट्रीय सभा है। अर्थात यहाँ जो है वर्तमान में इनके सदस्य है 577, यानी सबसे बड़ी संख्या के रूप में जो है यहाँ सदस्य है राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष का, जैसे ब्रिटेन की संसद का भी कार्यकाल कॉमन सभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में भी जो है हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि अमेरिका के जो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और यहाँ पर है 5 वर्ष। और इनके सदस्यों का जो है चुनाव जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत चुनाव एकल सदस्य निर्वाचन सत्र के आधार पर या द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर अपनाया गया है। यानी 50% जब तक किसी व्यक्ति को या किसी भी मेंबर को जो है वोट प्राप्त नहीं होता है तो उसको दोबारा मतदान किया जाता है। अर्थात एकल सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में, अर्थात जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी वरिष्ठ मताधिकार का आधार पर जो है वोटिंग की जाती है और वो फॉर्मूला द्वितीय मतपत्र योजना के आधार पर है। और राष्ट्रीय सभा का जो अधिवेशन होता है वह वर्ष में 2 बार होता है। तो और ये सारी बातें जो है किससे जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय सभा से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है उनको बहुत सारे गणतंत्र के रूप में है या विशेषाधिकार का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ उनमें सभापति उपसभापति भी होते हैं और राष्ट्रीय सभा के रूप में जो है अलग अलग उनको शक्तियां प्रदान की गई है। उसी प्रकार जो है एक जो द्वितीय सदन है जिसको हम गणतंत्रीय परिषद या उसको सीनेट भी कहा जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। जैसे ये जो सदन होता है वो स्थायी सदन है, उसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सदन है जो अमेरिका का जो सीनेट जो द्वितीय सदन होने के बावजूद भी अपना आप में शक्तिशाली सदन है, लेकिन बाकी जो जितने भी जो द्वितीय सदन है, जो उच्च सदन है या जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, वो हमेशा इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जितना निम्न सदन होता है। ठीक है, तो इनके पास शक्ति कम है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष के बाद होता है और इनके जो सदस्य है वर्तमान में
पहले जो थे 321, अभी वर्तमान में 230 सदस्य है सीनेट के अंतर्गत। और इनके जो सदस्यों की जो आयु होती है वो 35 वर्ष के रूप में होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों जो उम्र के अकॉर्डिंग उनकी 24 वर्ष होती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी लोकसभा के सदस्यों का जो एज होती है वो 25 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर 24 बताई गई है, जबकि सीनेट के जो है उनकी आयु 35 वर्ष है। हमारे यहाँ पर भी जो है राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र है वो 30 वर्ष है, यहाँ 35 वर्ष है। यानी कार्यकाल 9 वर्ष होते हैं, हर 3 वर्ष के बाद जो है कहीं ना कहीं वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये इस प्रकार की फ्रांस की संसद का जो गठन है वो 2 सदनों के रूप में होता है, राष्ट्रीय सभा के रूप में, दूसरा गणतंत्रीय परिषद के रूप में। तो इनकी शक्तियों के बारे में शायद कार्यपालिका के रूप में है, या व्यवस्थापिका के रूप में, या विधेयक के रूप में, या वैदेशिक संबंधी के रूप में, या अन्य बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो है इन दोनों सदनों को दी गई है। ठीक, वैसे ही जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग शक्ति पृथक का सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन पूर्णतः यहाँ पर प्रभावित नहीं है, जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत है। तो ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं फ्रांस की संसद से जुड़ी हुई है। कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की संसद का गठन और कार्यप्रणाली या उनकी शक्तियों के बारे में बताइए। थैंक यू।